नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदन आई इसमें स्वागत है। और हमें उम्मीद आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग 25 मई 2025 को आयोजित होने वाली आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप जब पीवाईक्यू देखते हैं तो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन में आपके हर सेट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं। आप देखिए उठा के। और आपके 25 में जो एग्जाम होगा यूपीएससी का प्री का, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्री में ही नहीं, आपके मेंस में भी भूमिका निभाएगा। जब आपको यही नहीं पता होगा हमारे भारत का स्वरूप कैसा है, पहाड़ कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, क्या स्थिति है, कितना पुराना, जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे मेंस को कोरिलेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, आप कैसे जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी ज्योग्राफी का, वो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और हम जानेंगे आज के इसके भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। और दोस्तों, आप खुद ही सोच पाएंगे कि हाँ, वास्तव में ये हमारा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, आगे भी बनेंगे। बस यही है कि यूपीएससी यहाँ से आपका तोड़ मरोड़ क्वेश्चन बनाएगा। सब कुछ पढ़ना हमें यही है और यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें हर साल क्वेश्चन बने हुए मिलते हैं, स्वरूप अलग होता है, मतलब, लेकिन कंटेंट मैन यही होता है। तो दोस्तों देखो इसे, भारत का भौतिक स्वरूप। हमारे भारत की जो पृथ्वी है ना, जो धरती है, तो हमारी पृथ्वी पर जो जो भारत की जो पृथ्वी पर जो भी आकृतियां पाई जाती हैं वो अलग अलग है। कहीं पर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत दक्षिण में आपका उत्तरी मैदान है, मालवा पठार दक्कन का पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ये क्या है? ये भारतीय भौतिक स्वरूप है। और ये इनमें हर ना कोई इंपॉर्टेंस है। और आपकी यूपीएससी एग्जाम वही, आपकी यूपीएससी क्वेश्चन वही से बनाती है जो जिसका कोई ना कोई संबंध है, जिससे कोई कुछ ना कुछ लाभ है, जो हमारे लिए उपयोगी है। आपकी यूपीएससी वही से क्वेश्चन बनाएगी और कहीं से नहीं पूछेगी। आपने कभी नोटिस किया होगा ये, और ना करना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे शुरू करते हैं समय गंवाए बिना, क्योंकि आपका जो एग्जाम नजदीक है और हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए। हमें अब अपनी रणनीति बनानी चाहिए। हमें प्री में जाने से पहले हमें एनसीईआरटी 2 3 4 बार पढ़ी रहनी चाहिए। क्योंकि जब स्टेटमेंट बन के आता है ना, जब स्टेटमेंट पूछती है पीएससी, पता नहीं पड़ता कैसे पूछ लिया। बच्चे अक्सर वही सही कर पाते जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई हो। खासकर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये तो एनसीईआरटी आपको पढ़ी होनी चाहिए, जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। कैसा? विभिन्न स्थलाकृतियों, विभिन्न तरह की। विभिन्न मतलब जिस पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये क्या है? विभिन्न स्थलाकृतियां हैं भारत देश की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं, आप खुद सोचिए। आप कहां रह रहे हैं? आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या वो उसके बारे में आप जानते हैं? डिपेंड करेगा आपको। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि आप मैदानी भागों में रहते हैं तो आप जानते होंगे हमारा जो मैदानी भाग कहां तक फैला हुआ है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों के बारे में जानते होंगे। खड़ा ढाल है, अगर कि ऐसा अवतल ढाल है, उत्तल ढाल है, उत्तल ढाल, सरल रेखी ढाल, अवतल ढाल, ये भी ढाल होते हैं आपके पर्वतीय मैदानों के, पर्वतीय क्षेत्रों के। और उनकी घाटियां, इनसे आप भली भली बात परिचित होंगे यदि आप वहां रहते हैं तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हमारे देश में हर प्रकार की भूआकृति पाई जाती है। हर प्रकार की मतलब हर तरह की। कैसे? कौन कौन सी? जैसे आपके पर्वत हो गया, ये क्या है? भूआकृति है। आपके मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, पठार हो गए, द्वीप समूह, क्या है? ये आपके भूआकृतियां हैं आपके भारत देश की, जिनसे आपको परिचित होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पर्वत किस काम के लिए उपयोगी है, इससे क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इससे क्या फायदा है, हमारे भारत देश को इससे क्या फायदा है। आपको पता होना चाहिए कि मैदान में हमें क्या फायदा है, क्या फायदा है हमारे भारत देश को, हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट कैसे कर रहा है ये भारत के जो मैदानी क्षेत्र है। हमारे मरुस्थल किस लिए उपयोगी है, हमारे पठारे वो किसके लिए उपयोग हो सकते हैं, क्या मतलब इसका। आपकी जो भी भूआकृतियां है ना भारत देश की, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, जो हम इस बार भी पढ़ेंगे। देखिए,
अब आप इसमें आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। मतलब वही बात उन्होंने फिर रिपीट कर दी, वही बात उन्होंने फिर रिपीट कर दी कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। मतलब अलग अलग विभिन्नता है। भौतिक विभिन्नता मतलब पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, क्या है ये भौतिक विभिन्नता है। इनको आपकी भारतीय भूमि दर्शाती है। आइए आपको समझ आ रहा होगा। देखिए भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो आपको जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार कहां का, पृथ्वी का, पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। देखिए स्पष्ट कर दिया उसने, पृथ्वी का प्राचीनतम क्या है, भाग है, मतलब विश्व का प्राचीन हो गया। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। कैसा स्थिर भाग है माना जाता है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। क्यों, टूटन फूटन मतलब विखंडन हो गया, इसका भूकंप आया, क्रैक पड़ा, अलग हो गया। और आपको पता है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, क्या हो गया, गैप बन गया। आज जो आप मेघालय देखते हैं ना, गारो खास जयंतियां, ये आपके दक्षिण पठार का भाग था, लेकिन आज अलग हो गया था इस तरह, लेकिन अब अलग हो गया। तो हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां, जो आपके हिमालय है ना, हिमालय और उत्तरी मैदान क्या है, ये हाल में बनी हुई क्या है स्थलाकृतियां। लेकिन अभी हाल का मतलब ये नहीं कि आपके 10 साल 20 साल का बना होगा, नहीं, ये लाखों करोड़ साल पहले का बना हुआ है आपका ये हिमालय और इसकी उत्तरी मैदान की जो स्थलाकृतियां वो उसकी बात हो रही है। और दक्कन का पठार इससे पहले का बना हुआ है, इसलिए विस्तर था। लेकिन अब वो स्तर नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, भूकंप की वजह से अब वो अस्थिर हो गया, है ना। अब देखिए भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। मतलब अस्थिर कैसे भाग है भाई, वो तो इतना बड़ा है। अस्थिर इसलिए है कि जब आपकी इंडो वेस्टर्न प्लेट आपके यूरेशिया से जब टकराई थी, तो आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और अभी भी टकरा रही है, उसका उत्थान हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, इसलिए वो अस्थिर है। जहां भूकंप ना आए वो स्थिर माना जाता है, जहां भूकंप आते हो वो अस्थिर हो जाता है। बस यही बात उन्होंने कही है यहाँ पर। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, युवा स्थलाकृति को, है ना, क्योंकि इसका दक्कन के पठार से पहले, इसका दक्कन के पठार के बाद इसका निर्माण हुआ है आपके हिमालय पर्वत का, इसलिए युवा है। अब देखिए जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां पाई जाती है ना। अब मैं इसको थोड़ा, आपको जो मैप है ना, थोड़ा इसको बता दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। देखिए हमने आपसे, जब मैंने आपसे क्लास स्टार्ट की थी यहाँ पर आपके नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, तब से मैंने शुरू से आपसे कहना स्टार्ट किया कि आप अपने पास एक एड्रेस रखिए। जब आप अपने पास एक एड्रेस रखेंगे तो आप उसको बार बार देखेंगे, तो आपको कम से कम 50% ज्योग्राफी आपकी वहीं से कवर हो जाएगी। चीज़ें बार बार देखने से दिमाग में छप जाती हैं। तो आपने खरीद लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और आप चीज़ देख भी रहे होंगे और आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे। तो देखिए पामीर ग्रंथि है ना, पामीर ग्रंथि ये कहाँ कहाँ है, देखिए जो आपकी पामीर ग्रंथि है ना, ये आपके तजाकिस्तान में अधिकांश भाग पाया जाता है। छोटा देश है तजाकिस्तान, आपके अफगानिस्तान में भी पाया जाता है ये, है ना, यहाँ तक, और ये आपके चीन में भी पाया जाता है, ये ग्रंथि है ना, ये पामीर ग्रंथि। और आपकी जो कुल्लू श्रेणी है ना, ये आपकी चीन में पाई जाती है, चीन देश में। और आपका जो हिंदू कुश अब देख रहे हैं ये, है ना, और आपकी जी सिंधु नदी, ये क्या बोलते हैं, सुलेमान श्रेणी, ये कहाँ पर है सुलेमान श्रेणी, पाकिस्तान में। और आपका हिंदू कुश भी आपके पाकिस्तान में पड़ता है ना, कुछ हिस्सा इसका अफगानिस्तान में भी जाता है। अब देखिए सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी जब आपस में यहाँ पे मिलती है ना, मिलकर के जब एक सिंधु नदी का निर्माण होता है ना, तो ये आपकी गिरती है अरब सागर। खैर हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने भारत की बात करनी है, इसको हम बाद में देखेंगे। जब आप अपना नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, नदियां वाला अगला टॉपिक इसका है, सब अपवाहित बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें नदियों वाला चैप्टर कवर कर लेंगे। जो उससे आपके नदियों वाले से भी आपके क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। भाई ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, रियल टाइम बनते हैं, इन टॉपिकों से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनते हैं। तो उन्हें भी हम देखेंगे अगली क्लास में, है ना। तो हम इसे आज हम ये कवर कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा भारत देश है, क्या है, ये हमारा भारत देश है। और हमारे भारत देश में अस्सील दर्रा है ना, अस्सील दर्रा और काराकोरम दर्रा। अब देखिए जैसे काराकोरम ये
ये श्रेणी है ना, इसके दक्षिण में क्या है, लद्दाख। इसके दक्षिण में क्या है, जस्कर श्रेणी, है ना। और जस्कर श्रेणी के पास क्या पड़ा जाता है, नंगा पर्वत, है ना। तो जब आप पर्वत पढ़ेंगे तब इसको भी जानेंगे। तो जहां जैसी डिमांड है आप वहां पहले पढ़ेंगे तो ज्यादा समझेंगे। अब देखिए, जब आपका उत्तर से दक्षिण जब क्रम पूछता आपके एग्जाम में स्टेटमेंट दे करके या कोई कथन दे करके, तो पूछ लेगा कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर श्रेणी को आप उत्तर से दक्षिण लगाएं। वो दे देगा कि ये सही है, वो दे देगा कि निम्नलिखित में से इनका क्रम उत्तर से दक्षिण है। पहला स्टेटमेंट लद्दाख, काराकोरम, जस्कर, क्या सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा आपका काराकोरम, लद्दाख, जस्कर श्रेणी। तीसरा दे देगा कि जस्कर, लद्दाख, काराकोरम श्रेणी दे देगा। इसमें एक और दो सही है, केवल दो सही है, केवल तीनों सही, केवल सभी सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो जब आपको पढ़ा होगा ना तो आप समझ सही कर देंगे आप उसको, कौन सा सही कौन सा गलत है। आपके यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप ये कर लेंगे तो आपका आएगा क्या, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत जो आपकी क्या है, जम्मू कश्मीर में है ना, सबसे अधिक है। देखिए जम्मू कश्मीर में ये आप देखेंगे, आपके अरुणाचल प्रदेश होता हुआ यहाँ पर ऐसे मुड़ जाता है ना। तो इसको बोलते हैं बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय, बाह्य हिमालय। ये आपके क्या है, ग्रेट हिमालय बोलते हैं इसको हम, बड़े हिमालय को। इसकी ऊंचाई 6000 मीटर तक होती है, चोटी होगी, है ना, इससे ज्यादा भी होती है। अब इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में है क्या, देखिए लघु हिमालय बोलते हैं इसको हम, हिमाचल हिमालय बोलते हैं इसको हम, है ना। अब इसके भी दक्षिण में क्या है, शिवालिक श्रेणी बोलते हैं हम इसको, शिवालिक श्रेणी, है ना। तो आप देख रहे होंगे ना, जैसे आपके ये लघु हिमालय हो गया, जिसे हम हिमाचल हिमालय बोलते हैं, कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं हम इसको, है ना। तो ये क्या है, ये समतित नहीं, मतलब ये समान नहीं है, मतलब ये बिखरा हुआ है, मतलब टुकड़ों में है, लगातार श्रृंखला नहीं इसकी। लेकिन आपका जो बृहद हिमालय है ना, ये लगातार है, कहीं पर कहीं कटा छटा दिख रहा नहीं, लगातार है ये। आपका ये लघु हिमालय हो गया, आपका शिवालिक हो गया, ये क्या है, जगह जगह श्रृंखला बनी हुई है, जगह छोटे छोटे गैप कर करके, है ना, ये लगातार नहीं है। अब इसके दक्षिण में क्या है, आपका उत्तरी मैदान है, जहां पर आपकी देखिए सिंधु नदी के बीच में आप देखेंगे, है ना, यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, आपकी चंबल नदी। ये क्या है, ये आपका पूरा पूरा क्या है, उपजाऊ मैदान है। ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना हुआ क्षेत्र है, जो एक उपयोगी है आपके जीवन शैली के लिए, आपके आपके कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए, आपकी कृषि के लिए। इसलिए यहां पर जनसंख्या कैसी सघन है, और इसी बात को उन्होंने विस्तार में लिखा है इसमें। मैंने क्या कहा, ज्योग्राफी आपको रटनी नहीं है ना। और देखिए जो आपकी जो आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये आपके सिपकिला से निकलती है ना, यहाँ से देखो निकल रही है तबचाना से। और चीन में इसको सांगपो नदी बोलते हैं, है ना, इसको सांगपो नदी बोलते हैं। और आपके ये नामचा बारुआ के नाम से यहाँ पर देखते हैं। और ये आपके अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण दिशा मुड़ जाती है, और इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। असम में आती है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। और इसमें आकर के ये बंगाल खंड में आकर के गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी का जो क्षेत्र है ना, ये क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है जो उपजाऊ है। तो उन्होंने यही बात कही है ना। अब देखिए नांगा श्रेणी, गारो खास जयंतियाँ आपके मेघालय में, है ना, गारो खास और जयंतियाँ, ये आपकी मिजोरम श्रेणी, आपकी नागा श्रेणी। तो जब आप इसे बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी, आप समझेगा हाँ ये यहाँ नहीं, ये यहाँ हो सकता है, वो सही है, वो सही कर देंगे आप। इसलिए आप लोग इसके लिए मेहनत करें, इसके लिए एड्रेस पर आप काम करिए, उसको देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि किसी भी मानचित्र को आप रट नहीं सकते, उसको बार बार देखने से वो चीज़ आपके दिमाग में बसती है, और तभी आप उसका सही फायदा ले पाएंगे। अब देखिए उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, जो अभी मैंने बता दिया आपको, तो जल के द्वारा लाए गए अवसादों से उत्तरी मैदान बना है। और प्रायद्वीपीय पठार आप देखेंगे आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से, आग्नेय रूपांतरित सेलों से, सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। कम ऊंची पहाड़ियां और चौड़ी घाटियां, मतलब ऐसे 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 बनाइए, है ना। अब देखिए कम ऊंची कैसी है, कम ऊंची इसकी पहाड़ियां हैं,
घाटियां इसकी चौड़ी है, तो ये बना हुआ है ना। अब देखिए मुख्य भौगोलिक वितरण। अब क्या मुख्य भौगोलिक वितरण अब देखेंगे कि भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से वर्ग हैं? जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी आप देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया आपका, आपका उत्तरी मैदान हो गया, आपका प्रायद्वीप पठार हो गया, आपका भारतीय मरुस्थल हो गया, कहाँ पाया जाता है ये, आपका तटीय मैदान हो गया, कौन सा तटीय मैदान है, आपका द्वीप समूह हो गया, कौन सा द्वीप समूह है ना, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। क्या है ये? आपके भारत के 2 द्वीप समूह है जिन पर लोग रहते हैं। तो इन चीजों को हम देखेंगे, गहन से देखेंगे। अब देखिए हिमालय पर्वत आप देखेंगे, देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावटी के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। क्या है? वलित पर्वत श्रृंखला है। ये नवीन है, लाखों साल पहले इसका निर्माण हुआ है। तो अब देखेंगे जैसे अब इंडो वेस्टर्न प्लेट जब ये टकराई है ना, मैं आपको बता दूं, देखिए पहले भारत यहां हुआ करता था, यहां धीमे धीमे ऐसा टूटा, ये यहां बढ़ा, यूं बढ़ता गया, यूं बढ़ता गया और यूं आकर ये टकराया, ये टकराया। तो सबसे पहले भाग इसका पश्चिमी भाग इस पर टकराया, तब उसकी गति कम थी, जिससे इसकी चौड़ाई अधिक हो गई, ऊंचाई कम हो गई। बाद में इसका क्या हुआ? पूर्वी भाग टकराया इसका, इस प्लेट का, उसकी गति अधिक थी, ऊंचाई अधिक हो गई, चौड़ाई कम हो गई। और अभी भी वो टकरा रहा है, अभी से वहां पर भूकंप आते, बलन पड़ रहा है, इसलिए इसका भाग अस्थिर नहीं है ना। तो ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी इंडो वेस्टर्न प्लेट है, ये वाली। मैंने आपको पहले बताई चीज के बारे में, और हम आगे भी चर्चा करेंगे। अब देखिए ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। कहां से? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। अब देखेंगे, है ना, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैले हुए हैं। अब देखेंगे, हम आपको दिखा दें, देखिए ये आपकी सिंधु नदी, ये क्या सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसके बीच में आपका क्या? हिमालय पर्वत है ना। तो मैंने स्टार्ट में चीज बता दी आपको, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, इसलिए। अब देखिए पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। जो पर्वत श्रृंखलाएं कहां से? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है ना। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, है ना। ये यहां से, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, यहां ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, यहां से फैला हुआ है ये होकर के, यूं करके। मैं आपको फिर दोबारा बता दूं इसे बना के, क्योंकि यही जगह खाली है। देखिए मिट जा, देखिए चलो मैं आपको यही बता दे रहा हूं मैप पे। देखिए ये आपका हिमालय है, ये आपके ब्रह्मपुत्र, ये आपके सिंधु नदी से फैला हुआ है, यहाँ से, है ना, यहाँ से ये फैला हुआ है यूं करके, और ये यहाँ पर आपके ब्रह्मपुत्र फैला हुआ है। और ये कैसा? ये एक अर्धवृत्त बना रहा है। ये कैसा? एक अर्धवृत्त बना रहा है। ये देखो, ये अर्धवृत्त आकृति इसकी, आपके हिमालय पर्वत की। वही बात इसमें कही है ना। और इसकी लंबाई कितनी है मालूम है? 2400 किलोमीटर। तो ऐसे फैला ना ये ऐसे, ये 2400 किलोमीटर है ये। और आकृति कैसी हो? अर्धवृत्त हो रही है। इसे अर्धवृत्त बोलेंगे, इसे हम आर्क शेप बोलेंगे, इसे हम धनुषाकार बोलेंगे, इसे हम तलवार नुमा बोलेंगे। इस आपकी आकृति को, जो आपकी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए, इसकी शेप, इंग्लिश में हम इसको आर्क बोलते हैं, हिंदी में इसको कई नाम है, इसको अर्धवृत्त बोल दीजिए, इसको
धनुषाकार बोल दीजिए, तलवार नुमा बोल दीजिए आप इसको, है ना। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर कश्मीर वाला इलाका यहाँ पे है ना, यहाँ क्या है कश्मीर है, तो यहाँ कितना हो गई 400, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कितना हो गया 150 किलोमीटर चौड़ा, किलोमीटर चौड़ा। अब देखिए पश्चिमी भाग के पश्चात पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब इंडो आस्ट्रियन प्लेट जब यूरोप से टकराई थी तो पश्चिमी भाग इसमें पहले टकराया था। जब पश्चिमी भाग पहले टकराया था, यूं करके टकराया, जैसे आपकी यूरोप से प्लेट आई, पहले ये टकरा गया यहाँ पे आगे, तो इसकी गति कम थी, तो टकराया, तो टकरा तो गया, लेकिन ये इसकी ऊंचाई कम हुई, लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई। इसकी जो पूर्वी भाग था इसकी स्पीड अधिक थी, इसलिए तेजी से गति से टकराया, तो इसकी ऊंचाई अधिक हो गई, चौड़ाई कम हो गई। और इसलिए में जो आपके ये बंगाली खाड़ी के पास भी पड़ता है आपका पूर्वी भाग, इसलिए वहां पर बायोडाइवर्सिटी अधिक है ना। और इसमें जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई में भी विविधता अलग है इसमें, आपकी इसमें पूर्वी हिमालय में। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से में देखिए, जो इसका देशांतरीय विस्तार है ना, अक्षांश विस्तार क्या होता है, देशांतर विस्तार क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं पहली दफा। अक्षांश है ना, देशांतर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं जो आपके देशांतर विस्तार में है। क्यों? क्योंकि आपका बृहद हिमालय होगा, उसके दक्षिण में आपका लघु हिमालय होगा, उसके दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय होगा। तो लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां, इसमें बहुत अधिक घाटियां पाई जाती हैं। वही उसने बात कही है कि इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। अब देखेंगे सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो सबसे उत्तर में होता है ना, जैसे ये सबसे उत्तर हो गया, इसको बोलते हैं महान हिमालय, है ना, महान हिमालय बोलेंगे इसको हम। अब इसको आप हिमाद्री हिमालय बोलेंगे, इसको हम ग्रेटर भी बोल सकते हैं, है ना, इसको हम हिमाद्री बोल सकते हैं। और इसके दक्षिण में आप देखेंगे, है ना, ये कैसा सबसे सतत है, मतलब इसमें कोई काट छाट, मतलब इसमें लगातार कंटिन्यू है ये। अब ऐसा नहीं है ये एक हो गया फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसा नहीं है, ये सतत कंटिन्यू है, यहाँ पर कहीं भी ब्रेक नहीं है। ये आपका बृहद हिमालय, ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। मतलब 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले, कितना 6000 मीटर के औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक क्या है, शिखर वाली चोटियां पाई जाती हैं औसत में, एवरेज में। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, जो भी हिमालय के जो भी मुख्य शिखर है उसमें सभी हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और इसमें देखिए हिमालय कुछ ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं, देखिए शिखर और देश, शिखर और देश। माउंट एवरेस्ट नेपाल, माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा बोलते हैं आप इसे भारत देश में, इसका 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। इससे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, है ना, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। मकालू आपके नेपाल में 8,481 मीटर। धौलागिरी आपके नेपाल में 8,172 मीटर ऊंचा है ना। और उसमें देखेंगे आप नंगा पर्वत भारत में कितनी ऊंचाई इसकी 8,126 किलोमीटर। अन्नपूर्णा, है ना, अन्नपूर्णा नेपाल में, कहां पर, नेपाल में 8,078 मीटर की ऊंचाई है, 8,078 मीटर ऊंचाई। नंदा देवी भारत में, इसकी 7,817 मीटर ऊंचाई है इसकी, 7,817 मीटर की ऊंचाई है। कामेट हिमालय है, इसकी जो ये भारत में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर इसका ऊंचाई है।
नामचमारुआ भारत में ये 7,756 मीटर से ऊंचा है ये। गुरुला मंदाता नेपाल में 7,728 मीटर ऊंचा है ना। तो ये काफी ऊंचाई इसकी है, आप देख सकते हैं। महान हिमालय के बले की प्रकृति असममित है ना। कैसी असममित है? हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। किसका? ग्रेनाइट। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। मतलब बहुत सी जो हिमानियां होती है ना, बर्फ वाली नदियां, उसका इस पर प्रभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये श्रृंखला हमेशा बर्फों से ढकी रहती है, इस वजह से, है ना। और इसका जो हिमालय का जो भाग है ये क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है ना। अब ये क्या होता है, इसकी हम चीज हमने आपको बता भी दिया, कुछ चीजों को हम आगे भी बताएंगे, है ना। इन चीजों को हम आगे भी बताएंगे। और देखिए, महान हिमालय पाई जाने वाले हिमानियों क्या ज्ञात कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसे बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, है ना। मैं इस चीज को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। जो हिमाद्री है ना, बृहत हिमालय, इसके दक्षिण में जो श्रृंखला है ना, वो सबसे कैसी है? अधिक असम है, मतलब समान नहीं है, असमान है। एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है ना। अब इसके जो हिमालय पर्वत है, जैसे हमने आपको बताया था कि ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, जो कैसा है? कंटिन्यू है। अब इसका जो लघु हिमालय है वो होगा ना, लघु हिमालय क्या है? ये असम है, समान नहीं है। क्यों नहीं है? कि दो कोई ब्रेक हो रहा है, बीच में गैप हो रहा है, टूटा हुआ है, क्रैक सा लग रहा है ना, इसलिए समान नहीं। ये समान है आपका बृहत हिमालय। तो यही बात इसमें कही है। अब देखिए, इन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा पर्वत शिलाओं से हुआ है। कैसा? अत्यधिक संपीड़ित। जो भी संपीड़ित हुआ, मतलब संपीड़ित हुआ, फिर से क्या हुआ? सेलों का चेंजेस हुआ, मतलब पर्वत सेलों के माध्यम से इसका निर्माण हुआ था। अब देखेंगे, इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है ना, कितनी है? ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई होगी इसकी। इसकी लघु हिमालय की 3700 लेके 4500 मीटर ऊंची होगी। जो आपके यूपीएससी एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। और आपकी यूपीएससी का फोकस इन्हीं ऐसे ही फैक्टों पर रहता है जो बच्चों को याद नहीं रहता। अब देखिए, जो इसकी औसत जो चौड़ाई होगी ना, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजा श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी ये कैसी है? महत्वपूर्ण है, जो आपके इसी में पाई जाती है, आपके लघु हिमालय में। और इसी लघु हिमालय में आप देखेंगे कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी इसी में स्थित हैं, आपके इस लघु हिमालय में। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। किस क्षेत्र को? लघु हिमालय को किसके नगर से जाना जाता है? पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अगर आपकी यूपीएससी में अगर स्टेटमेंट बना के पूछा जाए कि लघु हिमालय को हम पहाड़ी नगरों के नाम से जानते हैं, कथने को हो गया, कार्ड दे देगा, ये बृहत हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। पूछ लेगा कथन कार्ड सही है क्या, या कथन सही है कार्ड गलत है, या कार्ड गलत है कथन सही है, या दोनों ही सही है, पूछ लेगा ऐसे। और जब आपने पढ़ा तो आप बता देंगे। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है ना। ये आपका देखिए, ये आपका बृहत हिमालय हो गया, ये आपका लघु हिमालय हो गया, ये आपका इसके बाद क्या होगा? आपका शिवालिक हिमालय हो गया, जो सबसे बाहरी है, सबसे दक्षिण में है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई कितनी होती है? इनकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की चौड़ाई होती है शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय की चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर चौड़ी होती है तथा इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर उसकी ऊंचाई होती है। देखिए, आप हिमालय के बारे में थोड़ा सोचिए। हमने बात की थी आपके बृहत हिमालय की, जिसकी चौड़ाई थी 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर, और ऊंचाई कितनी थी? औसत 6000 मीटर। उसके बाद आता आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी थी? 3700 से लेकर 4500 किलोमीटर के आसपास, चौड़ाई 50 किलोमीटर के आसपास थी, है ना। 3700 से लेके 4500 मीटर इसकी ऊंचाई थी आपके लघु हिमालय की, और इसकी चौड़ाई कितनी थी? 50 किलोमीटर। अब आता आपका इसका शिवालिक हिमालय। इसकी ऊंचाई 900 से लेके 1100 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 10 से लेकर 50 किलोमीटर है। बस यही तो बात याद रखनी है।
और आपके यूपीएससी में यही से क्वेश्चन बन जाता है। और आपका जो जो भी आपका लघु हिमालय है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? लघु हिमालय को हम पहाड़ी नगरों का क्षेत्र बोलते हैं, और लघु हिमालय को हम कश्मीर हिमालय बोलते हैं, है ना। और उसमें आप देखेंगे कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू, ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके लघु हिमालय में पाए जाते हैं। बस थोड़ी बात ये आपको थोड़ा याद रखना है। कश्मीर की घाटी, आपकी हिमाचल के कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां, बस इसको याद रखना है आपको, वो कुछ नहीं करना। अब देखिए, उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियां द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है ना। जो आपका उत्तर में स्थित जो मुख्य हिमालय की जो श्रृंखला है ना, श्रृंखला से जो नदियां हैं, तो नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई है। निम्न हिमालय, देखिए, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो आपका निम्न हिमालय है ना, निम्न हिमालय मतलब जो आपके ग्रेट हिमालय के बाद जो आपका लेसर हिमालय आता है ना, उसी को हम बोलते हैं निम्न हिमालय। और निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में जो भी लंबवत घाटी है ना, लंबवत घाटी, उसके क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। और इसी में कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जो दून के नाम से, जैसे क्या है? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। आप इसको याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें बस यही चीजें हैं आपको याद करने के लिए, बस यही थोड़ा फैक्ट है जो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, और आपको कुछ नहीं देखना इसमें, और आपको समझना हर चीज, है ना। अब देखिए, अब इस मैप को थोड़ा ध्यान से समझिए, और इसी मैप के बारे में सारी चीज नीचे लिखी हुई है, क्योंकि हम मैप को बार ऊपर करके नीचे करेंगे तो उसमें आपका भी टाइम खराब होता है, और हमें भी लगता है कहाँ बार ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। हमने आपको इसमें बता दिया, पामीर ग्रंथि जो आपके तजाकिस्तान अधिक भागों में पाया जाता है, अफगानिस्तान में भी पाया जाता है, या आपके चीन में भी पाया जाता है। कुनलुन श्रेणी आपके चीन में पाया जाता है ना। हिंदू कुश आपके अफगानिस्तान और उसमें पाकिस्तान में पाया जाता है। आपके सुलेमान श्रेणी आपके पाकिस्तान में पाई जाती है ना। कैलाश श्रेणी आप देख रहे होंगे आपके चीन में है ना। आपका देखिए काराकोरम, ये रहा लद्दाख, जिसका श्रेणी क्या है? श्रेणियाँ हैं आपके जो आपके हिमालय के उत्तर में है, हिमालय के उत्तर में है ना। आपका हिमालय हो गया ग्रेटर हिमालय, आपका लेसर हिमालय हो गया, ये रहा आपका शिवालिक हिमालय हो गया, जो हमने अब इसके बारे में चर्चा कर ली है। अब देखिए, हमें आपकी नदियों के बारे में कुछ ज़्यादा जानना नहीं है ना। ये आपकी सिंधु नदी है, इसमें आपकी सिंधु नदी में आपकी सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी आपस में आपकी मिलती हैं, सारी नदियाँ इसकी। अब देखिए, आपका ये क्या है? उत्तरी मैदान, ये क्या है? ये आपका उत्तरी मैदान है। और उत्तरी मैदान देखिए क्या है? आपका उत्तरी मैदान आपके यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, आपकी चंबल नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, आपकी सिंधु नदी, इनके बीच में ये पाया जाता है। और ये इनके नदियों के माध्यम से जो भी अवसाद लाया जाता है ना, इसके माध्यम से ही आपके उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, जो आपके लिए उपयोगी है। यहाँ पर जनसंख्या अधिक है ना। अब देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें आगे, ये आपका हिमालय है ना, ये हिमालय की, देखिए आपके मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां, ये आपके भारत देश में है ना। आपके भारत देश के जो आपके मेघालय राज्य में इसमें है। और आप इसमें देखेंगे, देखिए छोटा नागपुर पठार, ये रहा छोटा नागपुर पठार, है ना। आपकी ये अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी। वैसे यहाँ तक होनी चाहिए, लेकिन इसमें कम दिखाई है इस क्षेत्र में। और आपके इसमें क्या है? अरावली श्रेणी के आप देखेंगे, ये क्या है? मालवा पठार है ये क्या है? ये आपका मालवा पठार है। ये जो आपकी विंध्य श्रेणी, ये विंध्य श्रेणी के आपके उत्तर में है मालवा पठार। नर्मदा नदी और विंध्य श्रेणी, विंध्यन श्रेणी और नर्मदा जो नदी है वो विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से होकर प्रवाहित हो रही है। और सतपुड़ा श्रेणी के जो आपके दक्षिण में क्या है? आपकी महादेव श्रेणी, महादेव पहाड़ियां, है ना। अब देखिए, ये आपकी तापी नदी है, तापी नदी दक्षिण में क्या है? आपका दक्कन का पठार है, ये क्या है? ये दक्कन का पठार आप देखेंगे। और आप देखेंगे इसमें महादेव पहाड़ियां, है ना, महादेव पहाड़ियां। और आप देखेंगे इसमें जो उत्तरी उत्तरी सरकार दिख रहा है ना, उत्तरी सरकार, ये आपका क्या है? तट है, इसमें अभी बताएंगे। आप देखेंगे ये क्या है? ये आपकी महानदी से लेकर के आपके जो आपकी गोदावरी नदी है ना, ये यहाँ तक बीच में क्या है? आपका उत्तरी सरकार है। और आपका ये कोरोमंडल तट है ना, ये क्या है?
ये आपकी यहाँ तक कावेरी नदी तक है आपका ये। तो ये आपके चौड़ा भाग है, चौड़ा तटीय भाग है, जो आपके भारत देश के पूर्वी सीमा पर है ना। ये क्या है, पूर्वी है। आप देखेंगे ये यहां से लेके यहां तक के उत्तराखंड हो गया, जहां पर आपकी नदियां गिरती हैं। ये आपका पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा हो गया, आपका पूर्वी दक्षिणी हिस्सा। आपका दक्कन का पठार हो गया ये। अब इसमें देखिए आप कोंकण है ना, कोंकण, कोंकण हो गया आपका पश्चिमी जो आपका घाट है। ये देखिए आप, ये यहाँ तक, ये क्या ऊंचा पठार, ऊंचा मतलब ये इसकी जो पहाड़ियां है ना कैसी ऊंची हैं पठार की। ये आपका मालावर तट हो गया, ये आपका कोंकण तट हो गया, है ना। यही आपका इसमें दिखाया गया है। देखिए कुछ बचा है हिमालय पर्वत का, उसको देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। देखिए इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थिति के क्षेत्रों के आधार पर भी इसको विभाजित किया जाता है। अभी तक आपने देखा था, आप उत्तर से दक्षिण की ओर हम इसे विभाजित कर रहे हैं। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसको हम क्या कर रहे थे, इसको बांट रहे थे उत्तर से दक्षिण। लेकिन हम इसको पूर्व से पश्चिम भी इसको हम बांट सकते हैं, और इसका बांटा गया है उसको हम देखेंगे। देखिए इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। इनका जो वर्गीकरण किसके माध्यम से किया गया, नदी की घाटियों के माध्यम से। देखिए उदाहरण के लिए आप देखेंगे सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पंजाब हिमालय के नाम से। सिंधु नदी, सतलज नदी, इसके बीच में क्या है, पंजाब हिमालय। क्या है इसके बीच में, पंजाब हिमालय। अब देखिए लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से जानते हैं। किसको, पंजाब हिमालय को। इसको कश्मीर के नाम से भी जानेंगे, इसको हम पंजाब, इसको हिमाचल के नाम से भी जानेंगे। इसको हम आपके इस कश्मीर हिमालय को, आपके इस पंजाब हिमालय को। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे हम कश्मीर हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। और सतलज तथा काली नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। किसके बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय, कुमायूं। ये होगी आपकी सतलज नदी, ये आपकी होगी काली, ये कौन सी नदी होगी आपकी, काली नदी। और इसके बीच में क्या हो गया, कुमायूं हिमालय, है ना। क्या हो गया, कुमायूं हिमालय। और ये आपका पंजाब हिमालय हो गया। पंजाब हिमालय आपका सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पड़ रहा है आपका पंजाब हिमालय। और सतलज नदी और कुमायूं नदी के बीच में पड़ रहा है आपका कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में क्या पड़ रहा है आपका, कुमायूं हिमालय पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किसको, ओके, पंजाब हिमालय को। अच्छा ठीक है। काली तथा तीस्ता नदी के बीच में हम नेपाल हिमालय का नाम देखते हैं। काली नदी और आपकी तीस्ता नदी, इसके बीच में क्या नाम है आपका, नेपाल हिमालय, जो बड़ा भी है सबसे, है ना। और इसके बाद कौन सा आता है, तीस्ता तथा देहांग नदियों के बीच में क्या पाया जाता है आपका, असम हिमालय। तीस्ता तथा देहांग नदी के बीच में क्या पाया जाता है आपका, असम हिमालय। बस हो गया। बस ये आपको क्रम थोड़ा याद रखना है, ये क्रम आपको याद रखना है। यहां से आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सिंधु नदी सतलज नदी के बीच में क्या पाया जाता है आपका, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को ही हम क्या बोलते हैं आपके, कश्मीर हिमालय, और आपका हिमाचल हिमालय बोलते हैं, पूर्व पश्चिम से पूर्व क्रम से, है ना। सतलज तथा काली नदी के बीच में क्या बोलते हैं हम, कुमायूं हिमालय। और काली तथा तिब्बत नदी के बीच में हम क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय, है ना। पंजाब हिमालय के नाम से इसे जानते हैं। और तीस्ता नदी आपकी हो गई है ना। और तीस्ता नदी और आपकी इसे क्या बोलते हैं,
तीस्ता नदी होगी आपकी, और ये आपकी होगी दियांग नदी। तो तीस्ता नदी दियांग नदी के बीच में आपका हो गया असम हिमालय। तो ये आप अपनी सीरीज आप इसको याद रखेंगे, जो आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, बस 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, और तो सारी इसमें बातें लिखी हुई है जो आप पढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब देखिए, हिमालय का कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, वो आपका काम है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा, अब देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र हिमालय है ना, ब्रह्मपुत्र की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। जो आपका ब्रह्मपुत्र हिमालय क्या बनाता है, आपके भारत की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है, जहां पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आपके भारत में प्रवेश करती है ना, तीक्ष्ण मोड़ के माध्यम से। देहांग महाखंड गार्ज बोलते हैं उसको, देहा महाखंड को गार्ज के नाम से बोलते हैं। तो देहा महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के आगे देखेंगे साथ फैल जाता है। जैसे आप देखेंगे ना, आपका भारत का हिमालय जैसे कश्मीर से होकर आया ये, और ये आपके देखेंगे इससे फैल जाता है आपके भारत में पूर्वी सीमा पर। वही बात उन्होंने कही है। तो ये क्या करता है, ये हिमालय दक्षिण की एक तीख मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पर्वत श्रृंखला के नाम से। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। कहां से? उत्तर और पूर्वी राज्यों से होकर के ये गुजरती है, इस बीच से, है ना। अब देखिए, मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी सेल हैं से बनी है, यह घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजोरम तथा मणिपुर पहाड़ियां पाई जाती है। कहां पर? पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजोरम, है ना, मणिपुर, ये पहाड़ियां पाई जाती है। जो आपके लिए थोड़ा फैक्चुअल डाटा है, इसे आप याद कर लेंगे तो आपके जो अगर एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है तो आप इससे गलत नहीं करेंगे। अब देखिए, हमने कर लिया अब हिमालय की बात, अब करते हैं अपने मैदान की बात। उत्तरी मैदान, है ना। देखिए, उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों, अब तीन प्रमुख नदी प्रणाली कौन कौन सी है? तो तीन प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से ये बना है आपका उत्तर का विशाल मैदान। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, और इनकी जो सहायक नदी हैं जो आपके पर्वतों से, आपके हिमालय से अवसादों को लेकर आती है ना, यही आपके उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, मतलब अवसादों, जो भी अवसाद जो भाकर लेके आती है ना, उसी को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। हिमालय की जो तलहटी होती है ना, जो हिमालय का आधार होता है, तो वहां पर उन्होंने लाखों वर्षों में, है ना, लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। नदी बेसिन आप जानते हैं, है ना, जैसे ये नदी हो रही है, इसमें ये नदी आगे मिलेगी, ये नदी आगे मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, तो आपका ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया? बेसिन हो गया, नदी बेसिन क्या है? उपजाऊ हुआ है। तो यही बात उन्होंने कही है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है ये, है ना, और ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से लेकर के 320 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं पर 220 लंबा चौड़ा है ना, किस तरह 220-40, देखिए अब इसमें क्या लिखा रखा है, 240 से लेकर के 320 किलोमीटर चौड़ा, मतलब कहीं पर तो चौड़ा देखा है, कहीं पर कम है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र, मतलब यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जहां पर आपका दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, क्या है ये? मैदानी क्षेत्र तो है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। पर्याप्त पानी, यहाँ पर उपजाऊ मृदा है,
इस वजह से क्या है, ये अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं, मतलब अभी भी निक्षेपण कर रही हैं। उत्तर से जो नदियां आ रही हैं अभी भी उस जो निक्षेपण कार्य है वो कर रही हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है ना। जब निचले भागों में क्या हो रहा है, ढाल कम होगा, जब ढाल कम होगा तो नदी की गति कम होगी, तो नदी की जब नदियों गति कम होगी तो अवसादों का जवाब होगा, है ना, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। भाई अवसाद जमा होंगे, नदी द्वीप बनेंगे, नदी द्वीप बन जाएंगे, वैसे नदियां इधर उधर बिखर जाएंगी। सब बोलते हैं बतरका, क्या बोलते हैं उसे हम, बतरका बोलते हैं। अब देखिए, नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं, इन धाराओं को वितरकाएं कहते हैं। देखिए जैसे कि ये नदियां बहती हुई आ रही है यहाँ पर, ये नदियां बहती हुई आ गई यहाँ पर, है ना, अवसाद लेके आ गई, अब अवसाद यहाँ जमा हो गए, यहाँ जमा हो गए, अब नदी यहाँ भी बह रही है, यहाँ भी बह रही है, यहाँ भी बह रही है, यहाँ भी बह रही है ना, ये क्या है, ये वितरका होगी, ये बात कही है इसमें। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ दो नदियों के बीच का भाग, एक नदी ये रही, एक नदी ये रही, इसके बीच का भाग क्या है, दोआब हो गया। दो तथा आब मतलब अर्थात पानी, मतलब दो नदियों के बीच की जगह है, क्या हो गया, दोआब हो गया। इसी प्रकार पंजाब जैसे शब्द है ना, पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना, जैसे पंज माने पांच, है ना, और आपका मतलब आपका अर्थ होता है मतलब पानी, मतलब पांच नदियों का देश, वो पांच नदियों का राज्य क्या, पंजाब। ये बात उन्होंने यहाँ पर कह दी है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में, तीन उपवर्गों में। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंजाब का मैदान। और देखिए इस पंजाब जो है ना, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग कहां पर है, पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि इसका बहुत अधिकांश भाग सिंधु नदी के माध्यम से बना हुआ है और इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये हिमालय से निकलती हैं और मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। जो मैदान है नहीं ये, इस मैदान में इस इन जो नदियों का दोआब है ना, इसकी संख्या बहुत अधिक बन जाती है, वहां पर उपजाऊ मृदा बन जाती है। भाई नदियां हिमालय से निकल रही हैं, अब सद लेके आ रही हैं, पर्याप्त पानी है, उपजाऊ भूमि है ना, वही बात है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। जो गंगा का मैदान है, जो घग्गर नदी है ना, तीस्ता नदी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, उसके बीच में क्या है, ये विस्तार है गंगा के मैदान का। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है आपका ये गंगा का मैदान। कहाँ का फैला हुआ है, आपके हरियाणा में फैला हुआ है, आपके दिल्ली में, आपके उत्तर प्रदेश में, आपके बिहार में, आपके झारखंड में, है ना, झारखंड के कुछ भाग में, आपके पश्चिम बंगाल में, ये आपका गंगा का उत्तर का मैदान फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, ये कहां पर, असम में, क्यों भाई आपके असम में आकर की तो ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ा है, इसलिए। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। मतलब जो भी उत्तरी मैदान है ना, इस उत्तरी मैदान की व्याख्या जो की जाती है ना, वो इसके बिना किसी विविधता के, यानी कि ऊंचा नीचा है नहीं, यही बोला जाता है कि कैसा समतल मैदान है। आगे देखिए, इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। जो विस्तृत मैदान है ना, समतल है, इनकी भौगोलिक आकृतियों में भी क्या है, विविधता है, भिन्नता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में, चार भागों में। देखिए चार भागों में कैसे भाई इससे बांट सकते हैं, आपके उत्तर के मैदान को बोलते हैं हम इसे समतल मैदान। इसे चार भागों में क्यों बांटेंगे, देखिए। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, नदियां जब भी पर्वत से नीचे उतरती है ना, तो जो भी शिवालिक ढाल है ना, तो शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती है। गुटका मतलब कंकड़ पत्थर। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको थोड़ा इधर बता दूं, समझा दूं। देखिए जैसे कि आपका ये पर्वत है हिमालय, ये आपका लघु हिमालय हो गया, ये आपका लेसर हिमालय हो गया, है ना, ये आपका लेसर हिमालय हो गया। मैं आपको थोड़ा सही कर दूं इसे।
तो थोड़ा सही कर देता हूँ। ये आपका लेसर माला हो गया। अब नदियाँ यहाँ पर आके बह रही है ना, तो ये अपने पास कंकड़ पत्थर लेके आती है बहा करके, है ना। तो ये 8 से लेके 16 किलोमीटर तक कंकड़ पत्थर ये जमा कर देगी, है ना। और नदियां गायब हो जाएगी, मतलब इसके अंदर से बहेगी। और कुछ दूरी बाद आप देखेंगे 8 16 किलोमीटर के बाद ये नदियां फिर ऊपर तली पर आ जाएगी, मतलब पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी। और यहाँ पर ये क्या करती है, ये गाद का निर्माण करती है, गाद का जमाव करती है, निक्षेप करती है ना। और आगे चल करके ये भावर खावर का निर्माण करती है। तो अब से हम आगे पढ़ेंगे, देखिए। तो इसे भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, मतलब गायब हो जाती है। क्यों भाई, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, तो नदियां इसके ऊपर कैसे बहेगी, इसके अंदर से बहेगी ना, इसलिए ये विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का ये निर्माण करती है। कैसे नम, मतलब दलदली, जिसमें नमी हो, बेसी उसी तरह के क्षेत्र का ये निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। और ये तराई देखेंगे आप, ये है वन्य प्राणियों से भरे घने जंगलों का एक क्षेत्र था, अब नहीं था पहले। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। क्या कर दिया, इस जंगल को काट दिया गया। देखिए अब देखिए आगे। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए, है ना। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। क्या है, पुराने जलोढ़ का बना है। उत्तर का सबसे, देखिए उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं, है ना। जैसे नदियां, मान चलो ये नदियां ये बह रही है ना, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है ना, क्या कर रही है, नदी बह रही है। अब माने चलो नदी का पानी यहाँ तक पहुंच पा रहा है, यहाँ तक पहुंच पा रहा है। अब इससे जो ऊपर का भाग है ना, यहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा, यहाँ नहीं पहुंच पा रहा। तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। किसका, पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं भागर। क्या बोलते हैं, भागर बोलते हैं इस भाग को, जहां पर नदियों का पानी बाढ़ के रूप में नहीं पहुंच पा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, भागर बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। भागर में क्या, चूनेदार निक्षेप, जमाव, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कंकड़। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पानी पहुंच रहा है ना, यहाँ पानी पहुंच रहा है, यहाँ बाढ़ आ जाता है ना। तो यहाँ पर जो निक्षेपों के इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खादर। हम खादर बोलते हैं, खादर। ये होगा भागर ऊपर वाला, जहाँ जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है, जहां अवसाद पहले हो चुका है, कंकड़ पत्थर पाए जा रहे हैं, चूना पाया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं भागर। जहां बाढ़ का पानी पहुंच रहा है, अवसाद जमा हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं खादर। तो आपको भागर और खादर आपको समझ में आ रहा होगा। इसने कहा लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। किसका, खादर का। प्रत्येक वर्ष इसका निर्माण होता है, क्यों, हर वर्ष इसका बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। तो जब हर वर्ष इसका बाढ़ का पानी जब पहुंच जाता है, तो खादर का हर वर्ष निर्माण होता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। क्यों, वर्षा जमा होते रहते हैं, यहाँ पर बाढ़ का पानी आ जाता है, नमी रहती है वहां पर, इसलिए कैसे होते हैं, उपजाऊ होते हैं। तो ये आपके नदियों की बात हो गई है ना। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। किसकी, पठार की। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतर शिलाओं से बना है। ये थोड़ी बात आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित, ये शिला है ना, ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना। मतलब ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपकी यूपीएससी अगर यहाँ से स्टेटमेंट बन जाए, तो मतलब बस जो आपकी यूपीएससी अगर यहाँ से कुछ भी चेंज करेगी ना, तो ये बस ये शब्द चेंज कर सकती है, क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित, इनकी जगह कुछ और रख देगी, बस यही कन्फ्यूज हो जाएंगे, जो कि आपने पढ़ा है। तो ये तीन चार बातें वैसे आपको यही याद रखनी है। और पठार कैसा होता है, ऊपर समतल मैदान होता है उसका, है ना, पठार का एक मेज की आकृति वाला स्थान होता है, और मैदानों से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है।
जिसमें पहाड़ियां तो होती हैं लेकिन गोलाकार में होती हैं, खड़ी नहीं होती, घाटी बहुत चौड़ी होती है और कम ऊंचाई की पहाड़ी होती है। ये आपके पठार का ये क्या है, स्ट्रक्चर होगा। बस ये थोड़ा आपको याद रखना, और कुछ नहीं। और आपको ये क्रिस्टलीय और आग्नेय और रूपांतरशील, बस आपको याद रखना है, और इसमें कुछ नहीं याद रखना। और आपको इसमें थोड़ा ये याद रखना है क्या, यहाँ पर दक्कन का पठार है ना, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है ना, ये ट्रेंच, तो इन चीजों को अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे, बता देंगे। देखिए देखिए, यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। गोंडवाना भूमि के टूटने से इसका निर्माण हुआ, यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, यही कारण है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां होती हैं। चौड़ी घाटियां, छिछली मतलब कम गहरी, और गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं, मतलब ऐसे यूं करके ना। ये बताओ तो कोई वो है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, जैसे मध्यम उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। प्रायद्वीप पठार के दो भाग हैं, क्या है, एक तो मध्य उच्च भूमि हो गया है ना, मध्यम उच्च भूमि हो गया, एक हो गया आपका दक्कन का पठार। अब देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। ये फिर देखेंगे, नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है आपका, मालवा पठार है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो भी मालवा पठार है ना, मालवा पठार को ही इसमें उच्च भूमि बताया गया है, जो आपके नर्मदा नदी के उत्तर में फैला हुआ है। जो क्या है, जो आपका दक्षिण से लेकर जब आप उत्तरी तरफ बढ़ेंगे तो उसकी ढलान में कमी आती जाती है। ढलान उसमें जब से दक्षिण में तो ऊंचा है, दक्षिण से जैसे आप उत्तरी साइड बढ़ेंगे ना तो उसकी ढलान में कमी आती जाती है। इसलिए कुछ नदियां हैं ना, वो गंगा की सहायक नदियां बन जाती हैं, यमुना की सहायक नदी बन जाती हैं, उनका भाव उत्तर की ओर है, इस वजह से। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा, देखिए विंध्य श्रृंखला है ना, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा एक बार दिखा दूं उसको, अब ये थोड़ा ऐप है, बता देता हूं। देखिए ये रहा, ये आपका मालवा का पठार है आपका, ये आपके विंध्य श्रेणी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में इस तरह। अब देखिए जो नदियां हैं, देखिए चंबल नदी इसमें भागे जाके यमुना मिल रही है ना, सोन नदी जा रही है, क्यों, ये जो आपको जो ये ना, ये हिस्सा ना, ये उठा हुआ है देख, और ये आपका जैसे आप दक्षिण, जैसे आप उत्तरी तरफ बढ़ेंगे ना, ये थोड़ा ढलान में कमी आती है, इसलिए जो नदियां हैं ना वो उत्तरी तरफ बहती है। जैसे आपकी देखिए सोन नदी बह रही है ना, आपकी चंबल नदी बह रही है, और भी नदी इसमें बह रही है, यही वजह है। और इसी का ये हिस्सा है छोटा नागपुर पठार, इसी का हिस्सा है। तो यही बात इसमें बताई गई है, बस और कुछ नहीं है। आगे हम इसे देखते हैं, देखिए अब देखिए, उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है ये, है ना, मैंने आपको भी अरावली दिखाई दी थी। उत्तर पश्चिम में ये आपके अरावली से घिरी हुई है। जैसे आपका ये देखिए, ये आपका, आपको थोड़ा बता दूं, जगह स्पेस नहीं है इसमें नक्शा अक्शा बनाने का, थोड़ी लोगों को एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ेगा, है ना, एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि देखिए इस आपका ये भारत है ना, और आपकी यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी है ये, है ना, ये आपकी देखिए पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान, देखिए क्या है, ये विंध्य श्रृंखला श्रेणी है ना, ये विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, उत्तर पश्चिम अरवला, ये क्या है, अरावली होगी, है ना। तो आपकी ये विंध्य श्रेणी हो गया, है ना, सतपुड़ा श्रृंखला हो गई आपकी। तो इनसे क्या है, ये आपका घिरा हुआ है मालवा पठार।
तो पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले परिसर में मिल जाती है क्या, आपकी अरावली है। इसने अरावली की बात कह दी है कि आपकी ये राजस्थान में जाके क्या हो जाती है, धीमे धीमे मिल जाती है मरुस्थल में। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, कैन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तरफ बहती हैं। इस प्रकार जैसे जैसे ये नदियां ना, चंबल नदी आपकी सिंध नदी होगी, आपकी बेतवा नदी होगी, आपकी कैन नदी होगी, ये क्या है, ये आपके दक्षिण पश्चिम यानी इधर से यूं करके दक्षिण पश्चिम से लेकर के आपके ये उत्तर पूर्व में यानी इस साइड बहती है यहां पर। क्यों, ये भाग उसका ऊंचा है इसलिए। इस प्रकार वह क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है, क्या करती है, इस प्रकार वह इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्यम उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी, क्या मध्यम में जो उच्च भूमि है ना, ये मध्यम उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। कैसी, पूर्व में पतली है, मतलब यहाँ पर ये पश्चिम है, ये इसमें चौड़ी होगी, और पूर्व में क्या है, ये पतली हो रही है, ये आपके मालवा पठार की। तो मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाद छोटा नागपुर पठार दर्शाता है ना, यह क्या आ जाता है, छोटा नागपुर पठार बन जाता है। यहाँ पर आगे दामोदर नदी के माध्यम से अपवाद करके छोटा नागपुर पठार को उसमें बना दिया जाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। अब बात आती किसकी, दक्षिण के पठार की। वो कैसा है, वो इस तरह से मैं थोड़ा इसको बता दूं ना, चीजें इस पे ही एडजस्ट करनी पड़ रही है, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ ना, इसी पे ही थोड़ा समझ लेना। देखिए ये आपका क्या है, दक्षिण का पठार है, जो एक त्रिभुजाकार भूभाग है। कैसा, त्रिभुजाकार, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ बह रही नर्मदा नदी, क्या बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है, इसके दक्षिण में स्थित क्या है, आपका दक्कन का पठार है ना, दक्षिण का पठार जो त्रिभुजाकार भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला स्थित है ना, सतपुड़ा श्रृंखला यहाँ पर जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मेघाल श्रृंखला यहाँ पर इसके पूर्वी विस्तार पर है ना, महादेव कैमूर श्रृंखला ये पाई जाती है यहाँ पर इसके पूर्वी भाग पर। मेघाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार पर है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को आप ज्ञात करें, है ना। दक्षिण का पठार इस पश्चिम, देखिए दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। क्या है, पश्चिम में ऊंचा, पश्चिम में ये तो ऊंचा है, ये कैसा ऊंचा है, पश्चिम में ये ऊंचा है, लेकिन पूर्व में कैसा, ये कम ढाल वाला है। इसलिए जो नदियां होती है ना, ये नदियां ये पश्चिम से पूर्व इसलिए बहती हैं क्योंकि पश्चिम में अधिक ऊंचाई है, इसलिए वहां से नदियां का जो ढाल अधिक होता है और धीमे धीमे पूर्व में कम होता जाता है। तो इस नदियों का जो ढाल है ना पूर्व की साइड में धीमे धीमे कम होता है, इसलिए आपकी जो नदियां हैं ना पश्चिम से पूर्व तरफ बहती हैं। तो देखिए इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, उत्तर पूर्व में, जिसे आप देखेंगे इस रूप से मेघालय। तो आपका जो भी आपका जो दक्षिण का पठार है ना, इसका एक भाग आपके उत्तर पूर्व में देखा जाता है, किसका नाम से, मेघालय के नाम से। कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है, एक भ्रंश के माध्यम से। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी, जयंतिया, इनकी बात यहां पर कही गई है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रम से पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्या है, क्रम से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। तो ये पश्चिमी घाट है ना, ये ना, ये क्या है, पश्चिमी घाट है ये। तो पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है, ये इसके समानांतर है। वे सतत हैं, कैसे सतत है, मतलब इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं है, मतलब कोई इसमें क्रैक नहीं है, कोई गैप नहीं, कोई अंतर नहीं है।
तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, बोर घाट तथा पाल घाट की आप स्थिति ज्ञात करिए, जो आपके इन्हीं भागों में पाए जाते हैं। ये बात उन्होंने बता दी है ना। आगे आप देखेंगे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के अपेक्षा ऊंचे। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। मतलब अगर पूर्वी घाट की अगर ऊंचाई 600 मीटर है तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर होगी। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। जो भी इस नदी का जो विस्तार है ना, जिससे इस घाट का इसका पूर्वी घाट का जो विस्तार है ना, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। जो महानदी है ना, ये महानदी से लेकर के आपके नीलगिरी तक, दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है इसका विस्तार। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। क्यों नहीं है? यह अनियमित है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया। इसलिए जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं, इसलिए इसको जो पूर्वी घाट इसको काट दिया है। इसलिए ये उसमें कहीं का पर क्या है, ये टूटा हुआ है, नियमित नहीं है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट है, ऊंचा है, ये ऐसा ऊंचा है, तो यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। क्यों? बादल बनेंगे या टकराएंगे, बारिश होगी, समुद्र का किनारा है, इसलिए, है ना। अब देखिए, यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव ऊपर उठने का वर्षा यहाँ पर होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाइयां उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। मतलब दक्षिण की जो हिस्सा है ना आपके, वो अधिक ऊंचा होता है उत्तर की अपेक्षा। तो ये बात उन्होंने कही है। इस भाग के शिखर ऊंचे, जैसे कि अनाईमुड़ी है ना, जो 2695 मीटर ऊंचा है। डोडा बेटा 2633 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, ये 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेबराज तथा जाबिड़ी की पहाड़ियां, है ना। कहां पर ये? पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेबराय तथा जाबिड़ी की पहाड़ियां अब देखेंगे। स्थित हैं। अब देखिए, कोडंग मंडलम जैसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में आप ज्ञात कीजिए, आपका काम है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। क्या है? काली मृदा है, जिससे दक्कन ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं। जिसका जो निर्माण होता है लावा के जवाब के माध्यम से होता है। जो भी ज्वालामुखी क्रिया होती है, जिससे लावा निकलता है, वो जमता जाता है क्रमवाही क्रम के अनुसार, तो दक्कन ट्रैप बनता है, जिससे क्या बनती है? काली मृदा बनती है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल आग्नेय है। कैसे हैं? आग्नेय। तो वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है। क्या हुआ? अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। ये हमने आपको बता दिया अभी। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। क्या? आपकी अरावली की पहाड़ियां जो राजस्थान में कैसे हो रही? मिल रही है ना, विलीन हो रही है। अब देखिए आपके भारत का मरुस्थल, भारत का मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। अरावली जो पहाड़ी है, देखिए, जैसे आपके ये अरावली की पहाड़ी है ना, ये अरावली की पहाड़ी है, तो इसके पश्चिम में, है ना, तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर क्या है? थार का, या क्या है यहाँ पर? थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका है। एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। अब देखिए कितनी कम वर्षा हो रही है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। भाई जब वर्षा ही नहीं हो रही है, जब वर्षा कम हो रही तो वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? कम पाई जाएंगी, नहीं पाई जाएंगी। तो वर्षा ऋतु में भी आप देखेंगे कुछ सरताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। जैसे बारिश होती है तो कुछ सरताएं दिखती हैं, वहां पर नदियां दिखती हैं,
लेकिन वो जैसे वर्षा खत्म हुई तो फिर वो जो बालू है ना उसी में विलीन हो जाती है, मतलब उसी में गायब हो जाती है, मतलब बालू है पानी को सोख लेती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं और केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी लूनी नदी? तो जो लूनी नदी है ना वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए बरकान जानते हैं? बरकान अर्धचंदाकार बालू का टीला होता है। बरकान जो ऐसे बनता है यूं करके, है ना, ऐसे बनता है टीला। ये थोड़ा इसको सही बना दूं, थोड़ा इसको सही बना देता हूं मैं। ऐसे बन जाता टीला अर्धचंदाकार, है ना। अब की ये थोड़ा देखिए, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं, यदि आप कहीं जैसलमेर जाते हैं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। जो बरकान है उसका समूह आप देख सकते हैं। तो आप देखिए भारतीय मरुस्थल के बारे में आप देख सकते हैं, ये भारत का मरुस्थल है ना। पानी की देखो कैसे दूर दूर से पानी लेने जा रही है ये। अब देखिए, अब देखते तटीय मैदान। क्या? तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे किनारे आप देखिए ना, जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठारों के किनारे देखिए, प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। कैसा? संकीर्ण तटीय पट्टी, जिससे ये मान चलो ये भारत है ना, ये है, ये भारत है ये। तो ये जो है ना, ये क्या है? तटीय मैदान है हुआ। ये आप क्या है? तटीय मैदान। ये आपके बंगाल के, ये आपके अरब सागर से लेके बंगाली खाड़ी तक, यहाँ तक ये फैला हुआ है ना। तो प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का ये विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाली खाड़ियों तक विस्तृत है। देखिए मैंने आपको बता दिया, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। जो पश्चिमी तट है ना, ये पश्चिमी तट, ये पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट, और ये अब देखें कहाँ है, ये अरब सागर से लेकर पूर्व में ये फैला हुआ है। और आपकी जो पश्चिमी जो तट है ना, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। ये रहा अरब सागर, ये आपका अरब सागर रहा, ये आपका पश्चिमी घाट रहा। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में क्या है? आपका पश्चिमी तट है। ये आपका अरब सागर रहा, ये आपका पश्चिमी तट रहा। पश्चिमी तट और पश्चिमी जो आपका अरब सागर है ना, अरब सागर और पश्चिमी तट के बीच में जो आपका क्या है? घाट बना हुआ है, पश्चिमी घाट। यही स्थिति आपके यहाँ पर है बंगाली खाड़ी में। तो ये बंगाली खाड़ी है ना, ये बंगाली खाड़ी, बंगाली खाड़ी में, और ये आपके जो पूर्वी तट है, ये पूर्वी घाट, बंगाली खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में क्या है? आपका पूर्वी तट है ना। अब देखिए, अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। किसके? इसके इसके आपके जो आपका जो अरब सागर के बीच में जो आपका पश्चिमी तट है ना, जो मैदान है, इसके 3 भाग हैं। आपको अभी बताता हूँ दोबारा से। देखिए, है ना, ये आपका देखिए अरब सागर है, पश्चिमी घाट, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में क्या है? आपका पश्चिमी तट है ना। इसके भी 3 भाग हैं। देखिए देखिए, इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कोंकण बोलते हैं। कोंकण, कोंकण बोलते हैं इसको। जो मुंबई तथा गोवा के बीच में, मुंबई से लेकर के गोवा के बीच में। और मध्य भाग को कन्नड़ बोलते हैं। क्या? कन्नड़, कन्नड़ बोलते हैं मध्य भाग को, ठीक है। एवं दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट, ये आपके क्या है? पश्चिमी तट के क्या है? ये भाग हैं। जो आपको कोंकण को, जो आपको कोंकण को मुंबई तथा गोवा के बीच में बांटा गया है। मुंबई का है महाराष्ट्र में, है ना। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। जो भी बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाली खाड़ी आप देखेंगे, ये बंगाली खाड़ी, इसका जो मैदान है ना, बंगाली खाड़ी के साथ जो भी विस्तृत मैदान है, कैसा? चौड़ा है, एक कैसा है? समतल है।
उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको यहां से लेकर यहां तक को उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार, है ना। और उसमें देखिए जब दक्षिणी भाग, इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट बोलते हैं दक्षिणी भाग को। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस पर, इस पर, यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ पर चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। तो चिल्का झील आपको उड़ीसा में पाई जाती है, यहाँ पर, यहाँ यहाँ चिल्का झील है, यहाँ पर उत्तरी सरकार वाले भाग पर। तो चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है, आप इसे देखिए। और क्या आप जानते हैं कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की एक सबसे बड़ी झील है? कैसी? खारे पानी की। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, जहां महानदी जहां डेल्टा बनता है ना, उसके दक्षिण में स्थित है। अब हम देखते हैं द्वीप समूह। क्या देखते हैं? द्वीप समूह देखते हैं अब हम। देखिए आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। क्या है? अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। अब भैया कौन कौन से 2 द्वीप हैं? देखिए, क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? देखिए ये रहा द्वीप समूह, है ना, ये रहा, ये एक द्वीप समूह है, ये आपका एक द्वीप है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे आपका ये भारत है, ये आपका भारत है, और यहाँ आपका ये क्या है? लक्षद्वीप है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, क्या? लकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब? 1973 में, है ना। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। क्या? कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। बहुत से पादप, बहुत से जंतु पाए जाते हैं इसमें। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है। इसमें कौन सा द्वीप है? पिटली द्वीप। तो पिटली द्वीप में मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है पिटली द्वीप में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से आपकी यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर आप ध्यान दीजिए। अब जैसे आप बंगाली खाड़ी में आएंगे ना, बंगाली खाड़ी में आप देखेंगे, जैसे आपका ये भारत देश है ना, तो ये आपकी बंगाली खाड़ी है। अब बंगाली खाड़ी में आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण में क्या है? ये क्या है? आपका क्या है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देखेंगे तो ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में, क्या? बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में इसको अंडमान तथा दक्षिण में इसको निकोबार कहा जाता है। अब अंडमान निकोबार को भी विस्तार में पढ़ते हैं, लक्षद्वीप को भी विस्तार में पढ़ते हैं। कौन से द्वीप में कितना क्षेत्रफल है, कौन कौन से द्वीप में कौन सा, कहां पर कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है, इसको विस्तार में पढ़ते हैं, है ना। देखिए ये आपके अनस्टैटिक पोर्शन है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। जो द्वीप समूह है ना, इनमें जो भी पादप पाए जाते हैं, जो भी जंतु पाए जाते हैं, इनमें क्या है? बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी है। क्यों? यह द्वीप विषुवत के समीप स्थित है, इसलिए। एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। कैसी है? विषुवतीय है। तथा यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है। कैसा है? आच्छादित है। यहाँ पर घने जंगल है ना, विषुवत रेखा के समीप है, समुद्र से घिरा हुआ है। ये तापमान अधिक रहता है, बारिश अधिक होती है। क्या है वहां पर? बायोडाइवर्सिटी अधिक है। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे यहाँ पे, अगर आपकी यूपीएससी अगर
आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता नहीं पाएंगे, बता देंगे, क्यों, आपने पढ़ा है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह है, आप देखेंगे, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी जो पर्वत हैं वो क्या, जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान आप देखेंगे देश के अन्न भंडार हैं, जहां पर अन्न भंडार अधिक होता है उत्तरी मैदान में, है ना। प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है यहाँ पर, यहाँ से, है ना। तो पठारी भाग खनिजों के लिए जाने जाते हैं, खनिज भंडार पाए जाते हैं आपके जिसमें प्रायद्वीप पठारों में, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। मतलब इसका महत्व, इंपोर्टेंस देखिए, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इंपोर्टेंस बता रहे हैं इसमें। तटीय क्षेत्र आप देखेंगे मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है ना। क्या है, इंपोर्टेंस है ना आपकी इकोनॉमी में, आपकी इकोनॉमी में। इस प्रकार देश की विविध भौगोलिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो ये आपका इंपोर्टेंस आपको यहाँ से आते हैं, उन्होंने इतने बीच में उन्होंने बता दिया है, इतने बीच में उन्होंने इंपोर्टेंस बता दिया है ना। तो ये जानने के लिए हमने सारी चीज पढ़ी थी। अगर हम इसको अगर ना पढ़ते तब हमें ये समझ में भी नहीं आता, है ना। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं रखेंगे, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपकी एग्जाम 25 मई 2025 को है और उसी के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको बता दें, आपकी UPSC प्रीलिम्स एग्जाम जाने से पहले आपको आपकी NCERT 2-3 बार पढ़ी होनी चाहिए, 2-3 बार आपकी NCERT आपके पास पढ़ी होनी चाहिए एग्जाम बैठने से पहले, और आपका प्रैक्टिस सेट और आपका करंट अफेयर्स और थोड़ा आपका एडवांस, जब आप ये करके जाते हैं ना तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो आज के लिए यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।